हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के 300 महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज हमारा चौथा दिन है और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से लेके क्वेश्चन नंबर 80 जो हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उन पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने कुल 3 वीडियो के माध्यम से 60 प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। इन जो भी दोस्त इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरी सीरीज जरूर देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके पहले की जो 3 वीडियोस हैं उनके लिंक मौजूद हैं, तो आप लोग जरूर उस लिंक पे जाएं और वहां से पिछले क्लासेस का लाभ ले लें। एक रिक्वेस्ट भी दोस्तों कि जिन दोस्तों को ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल यूपीएससी हिंदी को सब्सक्राइब करिए। देखिए, आप लोग जितना ही इस प्रोग्राम को सपोर्ट करेंगे, जितना ही हम लोग को सपोर्ट करेंगे, हम लोग भी कोशिश करेंगे कि इस पेंडेमिक में जितनी बेहतर चीज़ें आप लोग को बेहतरीन डिस्कशन के साथ यूट्यूब पे लेके आया जा सके उतनी बेहतरीन तरीके से लेके आएंगे। देखिए, आप लोग अगर वीडियोस को देखेंगे, आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि कैसा चल रहा है, आप लोग को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो नो डाउट कि हम लोग का भी मोटिवेशन बढ़ेगा, हम लोग को भी लगेगा कि आप लोग पसंद कर रहे हैं। तो कुछ अगले सब्जेक्ट्स को हम लोग उठाएंगे और आपके बीच में लेके आएंगे। आप लोग वीडियो डिस्कशन की क्वालिटी पिछले कई दिनों से देख रहे हैं क्योंकि मैं तो कंटिन्यूटी के साथ आता ही रहता हूँ, तो इसलिए एक रिक्वेस्ट है यार, कोशिश करना कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। इसी रिक्वेस्ट के साथ सीधे हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बस एक चीज़ ये बतानी थी, आप लोग में से कई सारे लोग का मैसेज आ रहा था कि जो यूपीएससी हिंदी की प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज हो उसके बारे में, तो शॉर्ट सा बस बता दें आप लोग को कि दोस्तों की जो यूपीएससी हिंदी की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है वो अब 2 पार्ट में हो चुकी है। एक तो पेपर है जिसमें हम लोग का कुल 30 टेस्ट है, एक पेपर है जिसमें हम लोग का कुल 30 टेस्ट है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कुल 7 फुल टेस्ट हैं, 10 करेंट अफेयर के टेस्ट हैं और इसमें कुल 13 सेक्शनल टेस्ट हैं। अलग अलग विषयों के 13 सेक्शनल टेस्ट हैं। इस तरह से इसमें कुल 30 टेस्ट हैं और अगर आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, जैसा कि पूरी चांस है कि आपकी एग्ज़ाम का डेट अभी टलेगा, तो हम लोग अभी इसमें कुछ और टेस्ट ऐड करेंगे। इसी फीस में कुछ और टेस्ट इसमें अभी जोड़ा जाएगा। अब इसकी फीस केवल रखी गई है 1000 रुपये। आप देखेंगे तो एक टेस्ट की कीमत केवल मैक्सिमम आपको 30 से 35 रुपये, क्योंकि अभी टेस्ट इसमें और जोड़े जाएंगे तो 30 रुपये की पड़ रही है और मैक्सिमम टेस्ट क्या किया जा रहा है आपका, इसी 30 रुपये में आपका डिस्कस भी किया जा रहा है। आप देखेंगे पूरे करेंट अफेयर, सारे फुल टेस्ट, ये सब आपके डिस्कस किए जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग देखेंगे तो यूपीएससी हिंदी का टेस्ट, अगर आप लोग टेस्ट पेपर प्रॉपर, हम लोग रिजल्ट भी तैयार कर रहे हैं, बहुत एक्टिव हम लोग ग्रुप में, तो आप देखेंगे कि इतना सस्ता पेपर फुल डिस्कशन के साथ आपको नो डाउट कहीं नहीं मिलने वाला है। तो जिन दोस्तों को टेस्ट सीरीज अभी ज्वाइन नहीं किया है या और कोई टेस्ट सीरीज अच्छा ज्वाइन करना चाहते हैं, वो लोग कोशिश करके 9711143850 पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर दें या टेलीग्राम मैसेज कर दें कि हमको टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी लेनी है, तो वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज के बारे में मेरे द्वारा जानकारी दे दी जाएगी। सेकंड क्या है कि कई सारे लोग केवल फुल टेस्ट ज्वाइन करना चाह रहे थे। ध्यान देंगे कि जिन दोस्तों को अभी कुछ टेस्ट दे चुके हैं इसके पहले, अगर वो लोग केवल फुल टेस्ट ज्वाइन करना चाह रहे हैं, कई लोग का मैसेज आया था, तो हम लोगों ने क्या किया कि कई लोग फुल टेस्ट के लिए पूछ रहे थे, हम लोगों ने करेंट अफेयर का टेस्ट फुल टेस्ट के साथ जोड़ दिया है और इसकी फीस रख दी है केवल 650 रुपये, ठीक है। तो अब आपके हाथ में है, आपको पता है कि करेंट अफेयर का टेस्ट कुल कितना है, 10 है, फुल टेस्ट कितना है तो 7 है। 17 टेस्ट अगर आप लोग ये देना चाहते हैं तो 650 रुपये है, अगर आप लोग इससे जुड़ना चाहते हैं और पूरे टेस्ट के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इसमें आपकी फीस है 1000 रुपीज़। आपको पता है कि मैक्सिमम पेपर का आपका एग्जाम पोस्टपोन होना नियर अबाउट तय है। मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि आपके पेपर का एक एक क्वेश्चन ला के यूट्यूब पे आप लोग को प्राइवेट लिंक के माध्यम से डिस्कशन कर दूं। तो जो दोस्त इस टेस्ट सीरीज को नहीं ज्वाइन किया है, आप लोग जरूर ज्वाइन करिए। टेस्ट बहुत ही ईमानदारी से एग्जाम के नज़रिए से बनाया गया है। आप लोग क्वेश्चन, हम लोग की जो क्वेश्चन की गुणवत्ता है, नो डाउट कि हम लोग रोज यूट्यूब पे आते हैं, आप लोग वहाँ से क्वेश्चन की गुणवत्ता देख सकते हैं, ठीक है। तो कहीं मेरे को नहीं लगता कि आप लोग को बहुत ज़्यादा डेमो वगैरह के चक्कर में परेशान होना है, बट जिसको भी डेमो टेस्ट भी चाहिए वो लोग टेलीग्राम पे मैसेज करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, उनको हम लोग डेमो टेस्ट भी भेज देंगे। हम लोग को इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर हम लोग आपको डेमो टेस्ट भेज रहे हैं या क्या भेज रहे हैं, ठीक है। तो जिनको डेमो टेस्ट चाहिए वो लोग मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब सीधा स्टार्ट करते हैं अपने 61 नंबर क्वेश्चन से। 61 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे क्या है, कह रहा है 61 नंबर क्वेश्चन कि किसी भी झील की अधिकतम उम्र होने के साथ उसमें पोषक तत्वों के बढ़ने से जैव समृद्धि बढ़ती जाती है। ध्यान देंगे एक्चुअली होती क्या है कि कोई झील जब युवा अवस्था में होती है तो वो कम प्रदूषित होती है, लेकिन जैसे जैसे उस झील का उम्र बढ़ता है इसमें कुछ प्रदूषित तत्व क्या होते हैं कि आके मिल जाते हैं।
कुछ प्रदूषित तत्वों में अगर हम लोग, प्रदूषित तत्व मतलब बेसिकली पोषक तत्व बोल सकते हैं, कि होता क्या कि समय के साथ इसमें पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती जाती है। एक्चुअली इस चीज़ को हम लोग कल भी डिस्कशन कर लिया और ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। वो पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो नॉर्मली देखा जाता है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये वो पोषक तत्व हैं जो बेसिकली इसमें आके मिल जाते हैं। पोषक तत्वों के मिलने से क्या होता है कि इस नदी की जो हम लोग कह सकते हैं जो फर्टिलिटी है, जो उर्वरता है, वो वृद्धि हो जाती है। इस नदी की जो उर्वरता है या इस जल स्रोत की जो उर्वरता है उसमें वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हो जाने से क्या होता है कि जो इसमें जलीय पादप होते हैं उनमें वृद्धि होने लगती है, उनकी संख्या में वृद्धि होने लगती है। ठीक है, और जो इसकी उर्वरता में वृद्धि होती है या जो पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि होती है, इसी को हम लोग सुपोषण कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर तो सी हो गया। अब एक्चुअली ध्यान देंगे, जब पादप तत्वों की मात्रा में वृद्धि होगी तो होगा क्या कि ऑक्सीजन की मांग, जल में घुलित जो पौधे हैं, ठीक है, चूंकि उनकी संख्या में वृद्धि हो जा रहा है, तो बीओडी यानी जल में घुलित ऑक्सीजन की मांग में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। जल में घुलित ऑक्सीजन की मांग में वृद्धि हो जाएगी। जल में घुलित ऑक्सीजन की मांग में क्योंकि वृद्धि हो जाएगी। अब ध्यान देंगे, कल को पेपर में आपको क्वेश्चन ऐसा बना सकता है कि सुपोषण की स्थिति में क्या होता है? जल में घुलित ऑक्सीजन की मांग स्थिर रहती है, जल में घुलित ऑक्सीजन की मांग में वृद्धि होती है, जल में घुलित ऑक्सीजन की मांग में कमी आती है, या इनमें से कोई नहीं। कुछ ऐसे ऑप्शन भी सेट हो सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन रिपीट कर गया था, बट इसको हम लोग नॉर्मली थोड़ा अलग ढंग से भी समझाती है। ठीक है, आइए हम लोग आज के 62वें नंबर क्वेश्चन में चलेंगे और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 62 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन इसमें सभी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इनमें से थोड़ा और भी इंपॉर्टेंट है। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैव विविधता के संरक्षण की जो स्वस्थानीय विधि है, जैव विविधता के संरक्षण की जो स्वस्थानीय विधि है, उसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा है जो स्वस्थानीय यानी इन सिटू संरक्षण के अंतर्गत है। ठीक है, तो इन सिटू संरक्षण के अंतर्गत आपको पता है कि बेसिकली जो पादप हैं, जो जीव जंतु हैं, उनको उनके प्राकृतिक वास में ही क्या किया जाता है? संरक्षित किया जाता है। उनके प्राकृतिक वास में ही क्या किया जाता है? संरक्षित किया जाता है। अब ऐसे में आप लोग को बताना है कि इसमें से वो कौन है जिनको उनके प्राकृतिक वास में ही संरक्षित किया जाता है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। इसमें आप लोग कहीं ना जाइए, सीधा आप लोग वनस्पति उद्यान को फोकस करिए। ध्यान देंगे, वनस्पति उद्यान क्या है कि स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण नहीं है। वनस्पति उद्यान जो होता है, बोटेनिकल गार्डन जो होता है, ये होता है गैर स्थानिक संरक्षण यानी इन सिटू का नहीं, एक्स सिटू का उदाहरण होता है। यानी ये गैर स्थानिक संरक्षण का उदाहरण है, गैर स्थानिक संरक्षण का उदाहरण है। यानी जो गैर स्थानिक संरक्षण विधियां हैं, ये उनमें से एक है। अब आप कहेंगे भाई जो अदर गैर स्थानिक संरक्षण की विधियां हैं उनके बारे में भी यही बता दो जो बताई दी हो। तो ध्यान देंगे, वनस्पति उद्यान के बारे में आप लोग जान ही गए, यानी बोटेनिकल गार्डन। दूसरा जो गैर स्थानिक संरक्षण यानी एक्सिडू का एग्जाम्पल है, वो है प्राणी उद्यान। वो है प्राणी उद्यान। प्राणी उद्यान को हम लोग कहते हैं जूलॉजिकल गार्डन। प्राणी उद्यान को हम लोग कहते हैं जूलॉजिकल गार्डन। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे टिश्यू कल्चर जो है, टिश्यू कल्चर, ये भी इसी का उदाहरण है। इसी प्रकार की जो है कि संरक्षण की विधियां हैं, टिश्यू कल्चर। अगला हम लोग देखेंगे जो डीएनए बैंक है, डीएनए बैंक, ये सब क्या है? तो ये सब गैर स्थानिक संरक्षण यानी एक्स सिटू संरक्षण के उदाहरण है। तो जब बचा दो आप काटेंगे, अगर ऑप्शन में जाएंगे तो देखिए ए में भी 2 है, बी में भी 2 है और डी चूंकि उपर्युक्त सभी है तो इसमें भी 2 है। तो एक ऑप्शन को आप जैसे ही काटे आपको सीधा आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि इन सिटू के एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल रिजर्व यानी बायोस्फीयर रिजर्व और वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं 63वें नंबर क्वेश्चन पे। तो जो दोस्तों 63 नंबर क्वेश्चन है, 63 नंबर, आइए हम लोग उसको देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा, आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे, जो दोस्त टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है, एक्चुअली इसमें 63 नंबर क्वेश्चन छूट गया था, पर जब मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं तो मैं सोचा किसी का घाटा ना हो, मैं 63 नंबर क्वेश्चन वापस बनाया हूं जाके। तो 63 नंबर क्वेश्चन मैं फिर से बनाया हूं और मैं आके आप लोग के पास इसको डिस्कस कर दे रहा हूं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। 63 नंबर क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। कह रहा है कि राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो, द नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, ठीक है, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो कह रहा है कि नई दिल्ली में स्थित है। दूसरी बात बोल रहा है
कि राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो पहले वाले स्टेटमेंट में राष्ट्रीय पादप को बोल रहा है, ठीक है। दूसरे वाले में क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय पशु को बोल रहा है। अब कह रहा है कि ये कहाँ पे स्थित है, ये करनाल हरियाणा में स्थित है, यानी पशु वाला जो है राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो कह रहा है करनाल हरियाणा में स्थित है। और तीसरा स्टेटमेंट ध्यान दीजिएगा, तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जो राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो है वो आपका कहाँ पे स्थित है, लखनऊ में स्थित है। आप ध्यान दीजिएगा, ये तीनों स्टेटमेंट दोस्तों क्या है, सही है, ये तीनों स्टेटमेंट सही है। आपको फैक्चुअली क्वेश्चन बन के पेपर में आ सकता है, पेपर में सीधा आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन बी हरियाणा में स्थित है, ऑप्शन सी लखनऊ में, ऑप्शन डी बनारस में, कुछ ऐसा ऑप्शन सेट कर देगा। यही राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो पे हो सकता है, क्योंकि पशुओं के ऊपर पिछली बार भी क्वेश्चन आए हैं, इस बार भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी हाल ही में पशु एक गाय अस्पताल बनाया गया, आप बता सकते हैं हमको कि वो कहाँ बनाया गया है, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो, चूंकि गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है कि जो मत्स्य संपदा योजना आई है उसमें उसकी टारगेट सेट हुई है। आप हमको बताइए कि उसकी कितनी टारगेट है मत्स्य उत्पादन को बढ़ा के कितना टन पहुंचाने की, ठीक है। आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम अपने करंट अफेयर की क्लास में इससे चर्चा किए हुए हैं। अब ऐसे में जब गवर्नमेंट खुद मत्स्य संपदा योजना लेके आई है, और ऐसे में इंपॉर्टेंट हो सकता है कि चूंकि राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिकी ब्यूरो लखनऊ में स्थित है, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो मेरा मानना है कि 100% चांस है कि इस बार पेपर में आपके आ जाए, क्योंकि इस बार मत्स्य संपदा योजना काफी नाम पाई है। तो हो सकता है कि उससे ना पूछ के या वहां से पूछे ना पूछे जो भी हो, लेकिन राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो पे भी उनका दिमाग चला जाए, ठीक है। तो यानी इसमें जो तीनों स्टेटमेंट है वो तीनों सही है। हालांकि डी स्टेटमेंट देखेंगे इसमें लिखा गया इनमें से कोई नहीं, जबकि लिखना चाहिए था इसमें उपर्युक्त सभी। ध्यान देंगे, इसमें लिखना चाहिए था उपर्युक्त सभी, और यही सही है, उपर्युक्त सभी, ठीक है, उपर्युक्त सभी। तो यानी इसका स्टेटमेंट नंबर डी सही होता, ठीक। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 3 फैक्ट था, ठीक है। आप देखेंगे नॉर्मली जो कोचिंग है वो इसी को 3-3 क्वेश्चन बना देती हैं, ठीक। आइए हम लोग 64वें नंबर क्वेश्चन पे, 64 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं और थोड़ा बेहतर इसको समझने की कोशिश करते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो बेसल कन्वेंशन है, 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो बेसल कन्वेंशन है वो किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, ध्यान देंगे। ऑप्शन ए कह रहा है खतरनाक अपशिष्टों की सीमा पार आवाजाही और उनके निपटान के नियंत्रण से। बी कह रहा है प्रवासी पक्षियों के संरक्षण और प्रबंधन पर समझौते से। सी कह रहा है समुद्री प्रदूषण को नियंत्रित करने और समुद्री उत्पादकता में वृद्धि करने से। डी कह रहा है भूमि आधारित गतिविधियों से, आर्द्र भूमि की सुरक्षा से। अब ध्यान देंगे, जो अपना 64 नंबर क्वेश्चन है बेसल कन्वेंशन वाला। बेसल कन्वेंशन एक्चुअली है क्या? बेसल कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल ऑफ द ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्ड्स वेस्ट एंड डिस्पोजल, ठीक है। 92 में बेसिकली ये बना था, जो खतरनाक अपशिष्ट हैं उनकी सीमा पार आवाजाही और उनके निपटान के कंट्रोल पे, नियंत्रण पे। अब ऐसे में इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? सही है। बेसल कन्वेंशन क्या है? बेसल कन्वेंशन खतरनाक अपशिष्टों की सीमा पार आवाजाही और इन अपशिष्टों के निपटान के नियंत्रण। बेसिकली क्या है? खतरनाक अपशिष्टों का अवैज्ञानिक निपटान ना हो, ठीक है, क्योंकि अवैज्ञानिक निपटान होगा तो वो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पे नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। ऐसे में ये इसके निपटान पे भी नियंत्रण रखता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया? आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहां पे लिखा है कि समुद्री प्रदूषण को नियंत्रित करने और समुद्री उत्पादकता में वृद्धि करने से। तो ध्यान देंगे, जो स्टॉकहोम कन्वेंशन था, ठीक है, 1972 का स्टॉकहोम कन्वेंशन 1972, ठीक है। अब ध्यान देंगे, समुद्री प्रदूषण पर आधारित था स्टॉकहोम कन्वेंशन 1972 का, ठीक है। समुद्री प्रदूषण पर आधारित था और इसका टारगेट क्या था कि समुद्री प्रदूषण को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा, और दूसरी बात इसकी उत्पादकता में वृद्धि करेगा। किसकी? समुद्र के उत्पादकता में वृद्धि करेगा। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन जो 1972 का, देखिए यहाँ पे 76 लिखा गया, ये 72 है, ठीक है। 1972 में इसको मिटा के दोबारा लिख रहा हूं, 1972। तो जो स्टॉकहोम कन्वेंशन 1972 का है, इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट है समुद्री प्रदूषण को नियंत्रित करना, पहली बात, और इसकी उत्पादकता में वृद्धि करना, दूसरी बात।
तो ये इसका लक्ष्य है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। एक चीज यहां पे ध्यान देंगे, इसी तरह से पेपर में आपको कभी पूछ सकता है रॉटरडम सम्मेलन। ठीक है, रॉटरडम सम्मेलन। अब ध्यान देंगे दोस्तों, कोई भी लोग शिकायत नहीं करेंगे यार कि वीडियो लंबा बन जा रहा है। देखो, मैं कोशिश करता हूं कि 1 से 2 मिनट से ज़्यादा बकवास ना की जाए। उसके बाद से मैं जब टू द पॉइंट आता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि जो क्वेश्चन दिया गया उससे रिलेटेड कुछ छूटे ना, जो भी कम से कम मेरे को आता यार वो आप लोग को बता दिया जा सके। तो इसीलिए क्या होता ना यार कि क्वेश्चन भले ही 20 होते ना, वो 40 मिनट 45 मिनट चले जाते हैं, क्योंकि यार देखो क्वेश्चन कहने के लिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ब्रॉड है। मैं यहाँ पे फैक्चुअली भी जाके समझाता हूँ, जो कॉन्सेप्ट है वहाँ भी मैं जाके समझा देता हूँ, तो थोड़ा टाइम रखेगा। चीज़ों को अगर क्वेश्चन के माध्यम से पूरी तरह से तैयारी करनी है तो थोड़ा समझना है। कल को पेपर में मान लीजिए आपके एनालिटिकल क्वेश्चन बन के आ गया तो भी आप लोग समस्या में पड़ जाएंगे। तो थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन पे अगर प्रैक्टिस रहेगा, मैं फैक्चुअली भी इसको जाके समझा ही रहा हूँ, जहाँ पे फैक्चुअल है उसको तो खैर फैक्चुअली समझा ही देता हूँ, वहाँ पे नहीं भी रहता तो जाके एनालिटिकल समझा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे कहीं भी स्टॉकहोम कन्वेंशन नहीं पूछा था, बट मैं समझा दिया। रॉटरडम सम्मेलन कहीं नहीं पूछा है, समझाने जा रहा हूँ। तो ध्यान देंगे, पहले तो रॉटरडम सम्मेलन कहाँ का है, 2004 में। एक तो ध्यान देना है, हो सकता हो कि ये जो तीनों कन्वेंशन का मैं नाम लिख दिया हूँ, बेसल कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, रॉटरडम कन्वेंशन, इसको हो सकता है मैचिंग में पूछ दे सामने सामने ईयर को, या क्रमानुसार अरेंज करने के लिए, क्रमानुसार अरेंज करने के लिए भी पूछ सकता है, क्रमानुसार। तो इस 2 टाइप के भी कन्वेंशन और क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखिए, जो रॉटरडम सम्मेलन था ये क्या था, हानिकारक, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, हानिकारक रसायनों, ठीक है, अच्छा ये रसायनों लिखा गया है, रसायनों, हानिकारक रसायनों को ले जाना राष्ट्रों की सहमति पर, राष्ट्रों की सहमति पर। आप लोग कमेंट जरूर करिए दोस्तों, कमेंट करके हमको जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। क्योंकि देखिए आप लोग का कमेंट नहीं आता ना तो यार लगता है जैसे आप लोग को समझ में नहीं आया है। तो यार एक बार जरूर बताना कि वीडियो कैसा लग रहा है, सहमति पर निर्भर होगा। ठीक है, ये आप लोग का कमेंट नहीं आएगा तो यार जान जाओ कि फिर अगर गौरव सर को फील हुआ कि यार ठीक नहीं पढ़ा रहा है तो नो डाउट कि जान जाओ अगला फिर कोई भी ऐसा प्रोग्राम या फिर हमको नहीं देंगे, या हो सकता है लेके ही नहीं आए। ठीक है, तो अगर आप लोग चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे प्रोग्राम और भी लेके आ जाए और मेरे द्वारा ही लेके आ जाए, तो आप कोशिश करें कि कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियोस लग कैसे रहे हैं। ठीक है, कुछ और भी अगर सुझाव आपको देना ना तो वो भी आप दे सकते हैं। ठीक, अब एक पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि स्मॉग क्या होता है, स्मॉग। अब स्मॉग क्या होता है ये हमको क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, अभी मैं 2 मिनट बाद इसका आंसर बताऊंगा, 2 मिनट बाद, अगला क्वेश्चन पढ़ के 2 मिनट बाद आप हमको बताइए कि स्मॉग क्या होता है। आप हमको बताना है कि ये किन गैसों का बेसिकली मिश्रण होता है। ठीक है, आपको बताना है कि स्मॉग क्या होता है, बेसिकली किन गैसों का मिश्रण होता है, ये हमको बताना है आप लोग को। स्मॉग किन गैसों का मिश्रण होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं। अगला हम लोग का क्वेश्चन है मैंग्रोव। मैं पहले एक दिन आपसे बोला भी था कि यार मैंग्रोव पे आगे जल्दी ही क्वेश्चन आएगा और मैं उसको बेहतरीन समझा दूंगा। ठीक है, तो ध्यान देना है, मैंग्रोव को अगर आप लोग समझना चाहते हैं, मैंग्रोव के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिया है। पहला कह रहा है कि ये लवण सहिष्णु प्रजातियां हैं। तो ध्यान देंगे, बेसिकली सही बात बोल रहा है। बेसिकली जो मैंग्रोव होते हैं वो साल्ट टोलरेंट प्लांट होते हैं, और कल मैं बताया भी था कि मैंग्रोव कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, बेसिकली देखेंगे कि जो मीठा पानी है और जो खारा पानी का संक्रमण क्षेत्र है, जैसे सुंदरबन डेल्टा, ये उन्हीं एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैंग्रोव, इसका मतलब क्या हो गया कि साल्ट टॉलरेंट प्लांट है, बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट करा है कि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो सही है। ध्यान लेकिन एक चीज देना है कि ये उष्ण के साथ साथ उपोष्ण में भी पाए जाते हैं। बेसिकली आप देखेंगे 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ तक ये पाए जाते हैं, जो समुद्र तटीय क्षेत्र हैं इनमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ अकेले उष्णकटिबंधीय तो है ही। इसका मतलब क्या है कि यह उष्ण और उपोष्ण दोनों में पाए जाते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है। अगर लिख दे कि केवल उष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं तो आप इसको गलत कर दीजिएगा, क्योंकि उष्ण और उपोष्ण दोनों ही क्षेत्रों में पाई जाती हैं। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्या है, तो सुंदरबन है। ठीक है, अब पेपर में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि मैंग्रोव का हो सकता है बोल दे कि राज्यों के अनुसार, ठीक है, मैंग्रोव का क्रम अरेंज कर, यानी सर्वाधिक मैंग्रोव कहां पाए जाते हैं उसको अरेंज करने के लिए बोल सकता है सर्वाधिक मैंग्रोव। या आपको पूछ सकता है कि सर्वाधिक मैंग्रोव किस राज्य में पाया जाता है। तो ध्यान देंगे, सर्वाधिक पाया जाता है
अभी जहाँ पे चुनाव हुआ है और मोदी जी वहाँ पे चुनाव हार चुके हैं, और उसका नाम है वेस्ट बंगाल खेला होवे। ठीक है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद से अपना गुजराती भाई है तो गुजरात। वेस्ट बंगाल के बाद से क्या है? गुजरात है। गुजरात के बाद से अपना द्वीपीय राज्य है अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार। इसके बाद से अगला है आंध्र प्रदेश। तो कम से कम ये इतना याद रखिए आप लोग, ये इतना याद रखिए। कम से कम नहीं जाते तो वेस्ट बंगाल और गुजरात याद रखना है कि सर्वाधिक वेस्ट बंगाल है, दूसरे नंबर पे गुजरात है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आइए 66 नंबर क्वेश्चन पे। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन रियो शिखर सम्मेलन के एजेंडा 21 के उद्देश्य को सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से, ध्यान देना यहाँ पे, इस स्टेटमेंट को फोकस करना है। यहाँ पे पूरा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे नाच रहा है, सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से। आपको ध्यान देना है, इसका उद्देश्य नहीं बताना है कि आपको हो सकता है कि नीचे भी कुछ उद्देश्य इसके मैच करते हो, ठीक है, लेकिन आपको बताना है कि सर्वाधिक कौन निकट है आंसर के, यानी सर्वाधिक उपयुक्त आंसर कौन सा है, ये आपको टिक करना है। तो ध्यान देंगे, चारों ऑप्शन आप अगर पढ़ेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं कि एजेंडा 21 को थोड़ा मैं आपको समझा देने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करूंगा कि ऊपर का मिटा दे रहा हूं। उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। आइए, ठीक है, ध्यान देंगे कि जो अर्थ समिट हुआ था 1992 का, जो अर्थ समिट हुआ था 1992 का, तो 1992 के अर्थ समिट में क्या था, इसी में रियो घोषणा पत्र, इसी में रियो घोषणा पत्र या रियो घोषणा जारी किया गया था, हम लोग कह सकते हैं। तो रियो घोषणा पत्र नामक एक सिद्धांत जारी किया गया था। तो सबसे पहली बात क्या हो गई कि रियो घोषणा पत्र का संबंध किससे है, रियो घोषणा का संबंध किससे है, तो अर्थ समिट 1992 से संबंधित है। आप ध्यान देते हैं, ये जो रियो घोषणा पत्र है, इसमें क्या था कि यह 21वीं शताब्दी में पृथ्वी के संसाधनों के संधारणीय विकास की योजना है। जो रियो घोषणा किया था कि यह 21वीं शताब्दी के पृथ्वी के संसाधनों के संधारणीय विकास की, पृथ्वी के संसाधनों के संधारणीय विकास की एक योजना है। संधारणीय विकास की योजना है, संधारणीय विकास की योजना है। अब ध्यान देंगे, हम बोले क्या हैं, 21वीं शताब्दी बोले हैं। अगर आप लोग फोकस किए होंगे तो मैं इसके पहले क्या बोला हूं, 21वीं शताब्दी बोला हूं, यानी पृथ्वी के संसाधनों के संधारणीय विकास की योजना है 21वीं शताब्दी के। ठीक है, अब इसी 21वीं शताब्दी से ही क्या बना है, एजेंडा 21 बना है। 21वीं शताब्दी से ही क्या बना है, एजेंडा 21 बना है। यानी एजेंडा 21 क्या है, अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब ध्यान देना है कि संधारणीय विकास में, ठीक है, जो रियो घोषणा पत्र है ये बाध्यकारी नहीं है, गैर बाध्यकारी कार्य योजना है एजेंडा 21। इस चीज को ध्यान रखना है। अब आप लोग ऑप्शन के ऊपर फोकस करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि 21वीं शताब्दी में पृथ्वी के संसाधनों का संधारणीय विकास है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया। यहां से अगर कोई और भी क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग कर लेंगे। आइए हम लोग 67 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन क्या है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण के संदर्भ में क्रमक की कौन सर्वोत्तम व्याख्या करता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बेहतर समझा देता हूं क्योंकि इसको समझना जरूरी है, इसको समझना जरूरी है। थोड़ा और भी यहां से क्वेश्चन बन सकता है, तो मैं इसको एक चार्ट ही यहां पे तैयार कर लिया हूं। आइए मैं देख लेता हूं। देखिए यहां पे मैं एक चार्ट तैयार कर लिया था ताकि टाइम ना लगे। ठीक है, टाइम ना लगे आप लोगों को समझाने में। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, पारिस्थितिकी अनुक्रम क्या होता है आप लोग यही देख लीजिए। पारिस्थितिकी अनुक्रम क्या होता है, इसको देखिए। कह रहा है कि वह प्रक्रम, एक सेकेंड, वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियां, किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियां और जंतु प्रजातियों के समुदाय में समय के साथ दूसरे समुदाय में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी जो पादप प्रजातियां हैं वो एक प्रजाति से दूसरे प्रजाति में, पहले प्रजाति से किसी दूसरे प्रजाति में कन्वर्ट हो रही है। कैसे कन्वर्ट हो रही है हम लोग चर्चा करेंगे। यह होता क्या है,
उनकी जगह पे कोई दूसरे समुदाय उनका स्थान ले लेता है। यानी बेसिकली क्या हो रहा है कि समुदाय में परिवर्तन हो रहा है, या तो वो एक समुदाय से खुद ही दूसरे समुदाय में चेंज हो जा रही हैं, या उनकी जगह पे क्या होता है कोई दूसरा समुदाय आ जाता है। और इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिक अनुक्रम कहते हैं। ठीक है, यानी पारिस्थितिक अनुक्रम क्या है, एक प्रजाति का दूसरी प्रजाति में कन्वर्ट होना। पारिस्थितिक अनुक्रम दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राथमिक और दूसरा होता है द्वितीयक। तो एक प्राथमिक हो गया अनुक्रम और दूसरा हो गया द्वितीयक। अंतर दोनों में क्या है, तो यह जो प्राथमिक अनुक्रम होता है बेसिकली यह खाली क्षेत्रों पे होता है। खाली क्षेत्रों में होता है अर्थात जहां पे मिट्टी नहीं पाई जाती है, जहां पर मिट्टी नहीं पाई जाती है। ठीक है, मिट्टी नहीं पाई जाती अर्थात यहां पर पहले से किसी समुदाय का अस्तित्व नहीं होता है। तो प्राथमिक अनुक्रम की विशेषता क्या है कि यह खाली क्षेत्रों में होगी, जैसे चट्टानों पे होगी। ठीक है, द्वितीयक की क्या होती है, यह पहले से मिट्टी हो वहां पे द्वितीयक अनुक्रम होता है। ऐसे में बताइए दोनों में किसकी स्टडी कठिन होगी, जहां पे मिट्टी नहीं पाई जाती होगी उस अनुक्रम का स्टडी कठिन होगा, या जहां पे मिट्टी पाई जाती हो वहां की स्टडी का अनुक्रम कठिन होगा। ध्यान देंगे क्योंकि मिट्टी नियर अबाउट सब जगह पाई जाती है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे स्टडी करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसे स्थानों की संख्या कम है, ऐसे में इसकी स्टडी करना डिफिकल्ट होती है, आपको ये पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं, ये पारिस्थितिक अनुक्रम आप लोग देखिए। बेसिकली ये पारिस्थितिक अनुक्रम जो है ये प्राथमिक जो अनुक्रम है उसी को समझा रहा है। आप ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे ये एक चट्टान है, ये एक चट्टान है। आप देखेंगे ये क्या है, ये कैसा चट्टान है, यह एक खाली क्षेत्र है। क्यों, क्योंकि इस पर कोई मृदा वगैरह नहीं है। समय के साथ क्या हो रहा है कि इस चट्टान पे देखेंगे कुछ ये काइयां आ जा रही है, काई बोलते हैं हम लोग लाइकेन बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना है कि खाली जगह पर उगने वाले जहां मिट्टी का अभाव हो उनको हम लोग कहते हैं अग्रगामी प्रजाति। यानी जो खाली जगह है वहां पे जो सबसे पहले जिन प्रजाति का उदय होता है उनको हम लोग अग्रगामी प्रजाति कहते हैं। तो चूंकि ये खाली जगह है, यहाँ पे सबसे पहले लाइकेन का उदय हुआ, यानी लाइकेन क्या है, अग्रगामी प्रजाति है, अग्रगामी प्रजाति है। तो यहां से भी क्वेश्चन आप लोग को बन सकता है। अब देखिए हो क्या रहा है कि अब ये अग्रगामी प्रजाति के तौर पे लाइकेन आ गया, अब लाइकेन कन्वर्ट हो रही है किसी दूसरे समुदाय में। ठीक है, तो धीरे धीरे देखेंगे कि लाइकेन तो क्या होगा, थोड़ा लघुवर्षी। ध्यान देंगे जो शुरू में जैसे जो अग्रगामी प्रजातियां होती हैं इनकी खूबी क्या होती है कि इनकी वृद्धि दर तो ज़्यादा होती है, अर्थात ये ग्रोथ बहुत तेज करती है, बड़ी बहुत तेज होती है, लेकिन इनका लाइफ पीरियड बहुत कम होता है, लाइफ साइकिल क्या होता है, कम होता है। तो काई धीरे धीरे कन्वर्ट कहाँ होगी, काई धीरे धीरे कन्वर्ट हो रही है लघुवर्षीय पौधों में, आगे वो थोड़ा सा बहुवर्षीय पौधे या घास में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो इस फेज को हम लोग लिख लिया यहाँ पे अग्रणी अवस्थाएं। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जो ये बहुवर्षीय शाक है, शाक मतलब जो घास फूस है, अब क्या है ये कन्वर्ट हो रही है दूसरे समुदाय में, दूसरे समुदाय यानी मध्यम जो इनकी अवस्थाएं हैं। अब देखिए कन्वर्ट कैसे होगी, अब घास झाड़ियां जो छाया जो ठीक है कुछ छोटे छोटे पेड़ों में, मेरे कहने का मतलब है जो छोटे छोटे पेड़ हैं कुछ इस टाइप के, उनमें कन्वर्ट हो जा रही है। जैसे आप लोग ये पेड़ देख सकते हैं, कुछ इस टाइप के पेड़ों में क्या हो रही हैं, कन्वर्ट हो जा रही हैं। अब इनके बाद से कुछ टाइम साइकिल के बाद क्या हो रहा है कि इनकी चरमोत्कर्ष अवस्था आती है जिसमें ये छायादार बड़े बड़े पेड़ों में कन्वर्ट हो जा रही हैं। तो क्या हो रहा है कि लाइकेन एक प्रजाति है, एक पादप प्रजाति है, और वहां से धीरे धीरे कन्वर्ट होते होते देख रहे हैं हम लोग क्या हो रहा है, एक विशालकाय पेड़ इसकी चरमोत्कर्ष अवस्था है जो कि वहां भी पहुंच रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं पारिस्थितिक अनुक्रम। यानी आप लोग समझ गए होंगे कि क्रमक होता क्या है। ठीक है, क्रमक क्या होता है, आइए हम लोग अब क्वेश्चन पे अपने जाते हैं। यानी क्रमक क्या होता है, ठीक है, उसकी इंग्लिश में लिखा हुआ है किसी दिए गए क्षेत्र में, जैसे हम लोग देखें उस जगह को क्रमशः परिवर्तित होने वाले समुदायों के संपूर्ण अनुक्रम को क्या कहते हैं हम लोग, क्रमक कहते हैं। यही है आपके क्रमक की परिभाषा। तो पारिस्थितिक अनुक्रम आप समझ गए, क्रमक की जो परिभाषा है उसको समझ गए। ठीक है, अब हम लोग आएंगे 68 नंबर क्वेश्चन पे। आप लोग को ये कमेंट समझ में आया कि नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आइए हम लोग 68 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन पे, एक सेकंड दोस्तों बस, ठीक है, बस बहुत तेज पसीना हो रहा है। एक्चुअली आप लोगों को पढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है ना, पूरा पंखा वगैरह जो भी होता है उसको पूरा बंद करना पड़ता है, क्योंकि अगर पंखा चलेगा तो उसकी आवाज़ वीडियो में आएगी तो वीडियो की क्वालिटी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो इस हालात में मतलब समझिए कि इस गर्मी में पंखा बंद करके पढ़ाना पड़ रहा है, तो यार कम से कम लाइक और शेयर तो कर दो। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं।
ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन क्या करा, देखिए अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि इस वीडियो का आपके एग्जाम में कुछ फायदा है, अगर आपको महसूस हो रहा है, ठीक है, नो डाउट इस एग्जाम में आपके फायदा है, बट अगर आपको महसूस हो रहा है फिर आपके ऊपर निर्भर है। तो एक काम तो जरूर करना यार, इसको शेयर किसी एक दोस्त में। आप लोग तैयारी करते हैं यार, तो आप लोग के पास कई ऐसे आपके दोस्त हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। जो होता क्या है कि जो जिस फील्ड में होता है नियर अबाउट उसकी कुछ फ्रेंड सर्किल उसी फील्ड की होती है। आप लोग कम से कम अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, उन लोग को भी अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरी बात उन लोग तो भी पहुंच जाएगी। और यही रिक्वेस्ट उन लोग से भी है यार कि अगर वीडियो अच्छा लगे, आप लोग को लगता है कि एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ यार इसको शेयर कर देना। आते हम लोग आगे। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चेरनोबिल का संबंध निम्नलिखित में से किस आपदा से है? सुनामी, ज्वालामुखी, भूकंप या परमाणु आपदा? दुनिया कई बार परमाणु आपदे से त्रस्त हुई है, जैसे जापान इसका सबसे बड़ा हम लोग कह सकते हैं कि भुक्त हो ही रहा है, लेकिन चेरनोबिल आपदा का संबंध उससे नहीं है। एक्चुअली चेरनोबिल क्या है? एक परमाणु रिएक्टर है, एक परमाणु संयंत्र परिसर है। कहाँ का? यूक्रेन का। तो एक तो पेपर में मैचिंग में यही सब क्वेश्चन आ सकता है। यूक्रेन का है, चेरनोबिल कहाँ का है? यूक्रेन का है। हुआ क्या, एक बार यहाँ पे जो ये परमाणु परिसर था, संयंत्र था, इसमें विस्फोट हो गया, और विस्फोट हो गया तो खूब भाप निकलने लगी, कई सारे गैसेस निकलने लगी, और उन भाप और गैसेस का रिएक्शन शुरू हो गया। और इससे क्या हुआ, कई सारी विषाक्त रेडियोधर्मी गैसों का स्राव होने लगा। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लेंगे, एक गैस है सीजियम, ठीक है, सीजियम 137, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। अब इन विषाक्त गैसों का, रेडियोधर्मी गैसों का क्या हुआ, स्राव होने लगा, जिसका मानव के स्वास्थ्य पे, पर्यावरण पे बहुत बुरी तरह से इंपैक्ट पड़ा, और मानव जीवन बहुत ही ज़्यादा, सामान्यतः जो यूक्रेन का हम लोग कह सकते हैं, जो पूर्वी यूरोप का एरिया है, जो रूस का क्षेत्र है, ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर अब हम लोग को बता सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। 69 नंबर क्वेश्चन पे, 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आपातकालीन हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन क्या है? अब थोड़ा सा ध्यान देना है। आप लोग महसूस करते होंगे कभी कभी एक बैग क्या होती है, एक बैग आपके हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, एक बैग आपको क्या होता है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपकी पुतलियों में अजीब सा रिएक्शन होता है, फैलाव हो जाता है, मतलब कभी चौड़ी हो जाती हैं, ठीक है, पसीना एक बैग आपको आने लगता है, ठीक है। तो बेसिकली जो ये सब घटनाएं हैं, ठीक है, क्या होती है, किसी आपातकालीन स्थिति में होती हैं, ठीक है। जो दबाव वाली स्थिति हो या आपातकालीन स्थिति कोई हो, आप रैंडम कोई चीज़ देख लिए जो आप इमेजिन नहीं कर सकते, कुछ ऐसा देख लिए, कुछ डरावना सा, तो आप देखेंगे कि आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आप डर जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो ये सब चीज़ एक्टिविटी होती है आपातकालीन स्थिति में, ये 2 प्रकार के हार्मोन के कारण होती है, ठीक है। यह 2 प्रकार के हार्मोन के कारण होती है। आइए वो हार्मोन देखते हैं हम लोग। उस हार्मोन में से एक हार्मोन का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे एड्रेनलिन, ऑप्शन नंबर ए, एड्रेनलिन। दूसरा जो हार्मोन है उसका नाम है नॉरएड्रेनलिन। ये 2 प्रकार के हार्मोन है। पहला हार्मोन हो गया एड्रेनलिन और दूसरा हार्मोन हो गया नॉन एड्रेनलिन। इन दोनों हार्मोन्स का क्या होता है, ऐसी स्थिति में बहुत तेज स्राव हो जाता है। किसी आपातकालीन स्थिति में क्या होता है, बहुत तेज स्राव हो जाता है, जिसके कारण ये एक्टिविटी, जैसे हृदय का तेजी से धड़कना, हृदय संकुचन की क्षमता, श्वसन दर वगैरह में जो चेंजिंग आपको देखने को मिलती है, जो आपके रोंगटे खड़े होते हैं, एक बैग पसीना आपको निकलने लगता है, जो पुतलियों पे आपके इंपैक्ट पड़ता है, चौड़ी हो जाती हैं, ठीक है। बेसिकली जो ये सब चीज़ें हैं, ये इन किसी आपातकालीन स्थिति में आती हैं, और ऐसी स्थिति में क्या होता है, एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन नाम के जो हार्मोन्स हैं, इनका तेजी से स्राव हो जाता है, इसी कारण ऐसा होता है। आइए हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का निर्माण किस सम्मेलन के अंतर्गत हुआ, ठीक है। अब ध्यान देंगे, हमको पता है कि भारत ने क्या किया है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का निर्माण करने का एक भूमिका निभाई है। इसका मुख्यालय हम लोग को पता है कि गुरुग्राम में स्थित है। अब ध्यान देना है, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हैं, कॉप, इनकी जो 21वीं मीटिंग थी, अर्थात जो COP 21 था, कब हुआ था, 2015 में। इसी में क्या हुआ, जब इस मीटिंग की खत्म हुई तो भारत फ्रांस से मिला, इंडिया किससे मिला, फ्रांस से मिला, और कहा भाई एक काम करते हैं कि पोल्यूशन जब बहुत बढ़ ही रहा है, बार बार मीटिंग करने से कुछ ठीक ठाक नहीं काम चल रहा है, तो क्यों ना हम ही लोग चल कोई इनिशिएटिव लेते हैं।
और इनिशिएटिव के तौर पे क्या लिए हैं कि नवीकरणीय स्रोतों पर निर्भरता लोगों की बढ़ाई जा सके, यानी नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाया जा सके, नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ाया जा सके या नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाया जा सके। इसी टारगेट से, इसी उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जो सौर गठबंधन है, इसकी शुरुआत की गई। और ध्यान देंगे कल को अगर पूछ दिया किस सम्मेलन से की गई, तो पेरिस सम्मेलन से की गई थी, पेरिस सम्मेलन से। यानी हम लोग कह सकते हैं जो COP21 का मीटिंग हुआ होगा वो कहाँ हुआ होगा, पेरिस में। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। 71 नंबर क्वेश्चन आइए। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रियो + 10 का संबंध निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिया है और बताना है कौन सा सही है और कूट जो नीचे दिया है उस हिसाब से इसको टिक करना है। अब आइए हम लोग इसको देखते हैं। एक्चुअली आप लोग सेकेंड नंबर स्टेटमेंट को पहले फोकस करिए। कह रहा है कि रियो 10 सम्मेलन का आयोजन बाली में किया गया था, जबकि दोस्तों ध्यान देना है कि जो रियो 10 सम्मेलन है इसका आयोजन जोहान्सबर्ग में किया गया था, जोहान्सबर्ग में किया गया था। जोहान्सबर्ग क्या है, साउथ अफ्रीका का, जहां के AB डिविलियर्स हैं, वहां का एक शहर है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो गया, 2 स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, तो आपको ऑप्शन तो मिल गया बी इसका सही ऑप्शन है। स्टेटमेंट सही हो गया तो आपको मिल गया। अब ध्यान देंगे इस सम्मेलन में एक्चुअली क्या था कि एजेंडा 21 के पूर्ण क्रियान्वयन के लक्ष्य को दोहराया गया था। एजेंडा 21 के पूर्ण क्रियान्वयन के लक्ष्य को दोहराया गया था। और एजेंडा 21 के बारे में अभी हम लोग देखें, यहाँ पे एजेंडा 21 के बारे में यही हम लोग देखे हैं कि उसका संबंध क्या है, सतत विकास से है। एजेंडा 21 का संबंध क्या है, सतत विकास से है। ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि जब इसका काम एजेंडा 21 के पूर्ण क्रियान्वयन से यानी सतत विकास के क्रियान्वयन से है, ठीक है, तो ध्यान देंगे इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो स्टेटमेंट 3 है, इसका जो स्टेटमेंट 3 है, स्टेटमेंट 3 क्या हो गया, सही है। केवल एक ही स्टेटमेंट गलत था। अब हम लोग यहां से समझ सकते हैं कि मैं इसको समझा भी दिया कि कैसे ये सही है। अब कह रहा है कि इसे पृथ्वी सम्मेलन 2002 के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए जाना जाता है बिकॉज जो अर्थ समिट हुआ था 2002 का जोहान्सबर्ग में, उसी में और रियो 10 सामने आया था। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। और ध्यान देना कि इसी जो रियो 10 है, ठीक है, इसी में क्या था कि जो सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य यानी जो MDG हैं और कुछ अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, बेसिकली हम लोग केवल ये याद रखेंगे MDG को ही, इसको लागू करने का लक्ष्य यहीं पे तैयार किया गया था या बनाया गया था। आते हैं हम लोग 72 नंबर क्वेश्चन पे। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 विभिन्न समुदायों के बीच का जो संक्रमित क्षेत्र है क्या कहलाता है। तो भैया 2 विभिन्न समुदायों के बीच का जो संक्रमित क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, इकोटोन कहलाता है, इकोटोन कहलाता है। आइए हम लोग 73 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन में एक साइड में 3 धातुओं के नाम लिखे हैं और उनके इंपैक्ट क्या पड़ते हैं बॉडी पे, 3 साइड में लिखे गए हैं और आपको मैच कराना है, बताना है कौन सा सुमेलित है, ठीक है। सीसा के बारे में आइए ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 लिखा है, सीसा, बरेलियम और निकिल। सीसा, बरेलियम और निकिल। तो ध्यान देंगे एक्चुअली सीसा क्या होता है, ये रक्त प्रणाली को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन में यहाँ पे सामने मिलाया भी किससे है, रक्त प्रणाली से ही मिलाया है, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। सीसा क्या होता है दोस्तों, ये यूपीपीसीएस का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक माना जाता है एनवायरमेंट का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है यूपीपीसीएस का। अब ध्यान देंगे, ऐसे में पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। सेकंड स्टेटमेंट को देखिए, कह रहा है कि बरेलियम को मिलाया है श्लेष्म झिल्लियों से म्यूकस मेम्ब्रेन से। तो पहले एक चीज तो ध्यान दीजिए, जो ये श्लेष्म झिल्लियां होती हैं यानी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, ये केवल नेत्रों में नहीं पाया जाता है। म्यूकस मेम्ब्रेन आंखों के साथ साथ फेफड़े में भी पाए जाते हैं, फेफड़े में भी पाए जाते हैं। इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे बेरिलियम वाला भी स्टेटमेंट इसका मतलब सही है, क्योंकि बेरिलियम से बेसिकली क्या होता है कि बेरिलोयोसिस एक रोग है जिसका नाम है बेरिलियोसिस, ये रोग होता है, बेरिलियोसिस ये रोग होता है। और बेसिकली ये क्या करता है, आंखों एवं फेफड़ों को, यानी जो इसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इसको इंपैक्ट करता है। तो दूसरा भी सही है, 1 और 2 सही है,
तो अब हम लोग आते हैं, यानी दो स्टेटमेंट तो गलत ही हो गया, ये दोनों गलत हो गया। तीसरे को देखते हैं, कह रहा है निकेल श्वसन प्रणाली को इंपैक्ट डालती है। निकेल कह रहा है श्वसन प्रणाली पे इंपैक्ट डालती है, तो बिल्कुल सही है, निकेल श्वसन प्रणाली पे इंपैक्ट डालती है। तो इस तरह से इसका तीनों सही है, ऑप्शन नंबर ए। अब कल को आपको पेपर में एस्बेस्टस भी पूछ सकता है, यहाँ पे ध्यान देंगे, पेपर में आप लोग को एस्बेस्टस भी पूछ सकता है। अब एस्बेस्टस पूछ सकता है तो उसको कैसे लिखेंगे, इस पे विचार करते हैं। ध्यान दीजिए, जो एस्बेस्टस होता है बेसिकली ये किस पे इंपैक्ट डालता है, तो ये सांस की समस्या ये भी करता है, लेकिन एक मैचिंग कराने के लिए आपको दे सकता है फुसफुसीय, फुफ्फुसीय कैल्सीकरण। ये क्या करता है, फुफ्फुसीय कैल्सीकरण करता है, यानी कैल्सिफिकेशन, कैल्सीकरण का मतलब हो गया कैल्सिफिकेशन करता है। और ये बेसिकली एक और बात क्या होती है, फेफड़े के कैंसर के लिए उत्तरदायी भी होता है। तो एस्बेस्टस का भी संबंध हम लोग इस तरह से देख लिए, एस्बेस्टस के बारे में भी, ठीक है। निकिल के बारे में हम लोग देख लिए, बेरिलियम के बारे में देख लिए, एस्बेस्टस के बारे में देख लिए, ठीक है, और सीसा के बारे में देख लिए, तो नियर अबाउट सबको देख लिए। अब आइए हम लोग थोड़ा इकोमार्क को देखते हैं। करें इकोमार्क के संबंध में कुछ स्टेटमेंट दिया है, आपको बताना है, ध्यान देना दोस्तों। जो इकोमार्क क्या है पहले समझिए। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा इकोमार्क क्या होता है कि जो उत्पाद हैं उनको दिया जाता है। किन उत्पादों को दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए दिया जाता है कि यह उत्पाद जिनको इकोमार्क दे दिया गया है वो पारिस्थितिकी तंत्र पर उनका जो इम्पैक्ट है, उनका जो प्रभाव है अत्यंत कम है, अर्थात बहुत ही न्यून है। यानी इकोमार्क क्या है, इकोमार्क क्या दिया जाता है कि पर्यावरण को न्यून क्षति पहुंचाने वाले उत्पादों को दिया जाता है, इनडायरेक्ट में हम लोग कह सकते हैं। यानी भारतीय मानक ब्यूरो उन उत्पादों को इकोमार्क प्रदान करती है जो पर्यावरण पे इंपैक्ट कम से कम डालते हैं। अब इकोमार्क का उपयोग कब से प्रारंभ हुआ, यूपीपीएससी पूछ दे तो 1991 में प्रारंभ हुआ, ये एक फैक्ट है, याद रखिए। अच्छा, अब हम लोग आइए, तो दोनों स्टेटमेंट इस हिसाब से मेरे एक्सप्लेनेशन के हिसाब से सही है, ठीक है। अब एक और दो आपको एक ही जगह मिल रहा है, दो जगह मिल रहा है। तीसरा स्टेटमेंट अब थोड़ा फोकस करिए, कर यह केवल, प्रायः केवल वाला स्टेटमेंट गलत होता है, पर मैं इसको समझा रहा हूं। आप सोचिए कि जो भारतीय मानक ब्यूरो है, जब यह उत्पादों को, उन उत्पादों को क्या कर रही है कि इकोमार्क दे रही है जो पारिस्थितिक तंत्र पर निगेटिव, कम से कम इंपैक्ट डालते हैं, निगेटिव इंपैक्ट कम से कम डालते हैं। क्या पारिस्थितिक तंत्र पर निगेटिव इंपैक्ट केवल भारी मशीनरी ही डालती है? क्या घरेलू उपयोग की जो चीजें हैं वो नहीं डालती हैं? इसी से आपको पता चल जाएगा कि ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो घरेलू उपयोग की उत्पाद की चीजें हों, जो लोग घरेलू दर पे भी इंपैक्ट यूज करते हैं डेली, वो भी तो पर्यावरण पे इंपैक्ट डालती है, निगेटिव इंपैक्ट डालती है। यानी जो भारतीय मानक ब्यूरो है उनको भी इकोमार्क देता होगा, तो केवल भारतीय मशीनरों को नहीं देता है, अन्य उत्पादों को, चाहे वो घरेलू हो या घरेलू से बाहर हो, कोई भी उत्पाद हो, उनको प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर 3 भी इसका मतलब गलत है। जब 3 गलत है तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। 75 नंबर क्वेश्चन, 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पेयजल में अतिरिक्त नाइट्रेट की उपस्थिति, यानी पेयजल में अगर नाइट्रेट की मात्रा में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो कौन सा रोग होता है। एक्चुअली ध्यान देना है, होता क्या है, जब पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा में वृद्धि होती है तो ये क्या करता है कि हमारे बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है, बॉडी में जो हमारे हीमोग्लोबिन है, इसके साथ रिएक्शन कर लेता है, इसके साथ अभिक्रिया कर लेता है और एक उत्पाद बनाता है जिसका नाम है मेथ्योग्लोबिन, ठीक है, मेथ्योग्लोबिन ये उत्पाद बनाता है। बेसिकली ये करता क्या है, ये ऑक्सीजन के परिवहन को क्षति पहुंचाता है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन के परिवहन को क्षति पहुंचाता है, क्षति पहुंचाता है। और ध्यान देंगे, इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसी स्थिति को हम लोग कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं, या ब्लू बेबी सिंड्रोम का एक और नाम है, और इसका जो नाम है मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, बहुत बड़ा सा नाम है,
मीथेग्लोबिनेमिया, ठीक है, मीथेग्लोबिनेमिया, ठीक है, ये ब्लू बेबी सिंड्रोम का एक और नाम है। तो ऑप्शन में इसकी जगह पे यही लिख देगा एग्जाम में, मीथेग्लोबिनेमिया, ठीक है। बोलते हैं अगर पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? मीन माटा, फ्लोरोसिस, किलोकोसिस और मीथेग्लोबिनेमिया, ठीक है। बहुत अजीब सा नाम है, देख लेंगे इसको। तो उम्मीद करते हैं 75 नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। 76 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट दे रहा है, आप ध्यान देना दोस्तों। ओजोन परत, हमको पता है कि ओजोन परत क्या है कि वायुमंडल की जो दूसरी परत है समताप मंडल, यहीं पे पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। आप ध्यान देना है, क्योंकि ओजोन समताप मंडल में पाई जाती है। और ओजोन क्या करती है? सपोज कि ये ओजोन है, तो जो सन से आने वाली परावैगनी और अवरक्त किरणें हैं, ठीक है, परावैगनी और जो अवरक्त विकिरण है, इनको क्या करती है? अवशोषित कर लेती है, यहीं पे अवशोषित कर लेगी। तो और अवशोषित करने के पश्चात क्या होता है कि यहाँ का यानी समताप मंडल का जो तापमान है बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि ये किरणें की टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होती है। अवशोषित होने के कारण क्या होता है? बेसिकली समताप मंडल की जो तापमान है उनमें वृद्धि देखने को मिलती है। अब जब समताप मंडल क्या होता है, जब गर्म हो जाता है तो क्या होता है? ताप का व्युत्क्रमण होता है, ताप का व्युत्क्रमण होता है। अब एक चीज समझना है, अब स्टेटमेंट पे जाना है आप लोग को। स्टेटमेंट पे गए, कह रहा है यह समताप मंडल में स्थित है, मैं समझा दिया आप लोग को। कह रहा है यह सूर्य से आने वाली परावैगनी विकिरण को अवशोषित करता है, तो बिल्कुल है, परावैगनी विकिरण जो उनको अवशोषित करता है, जो अवरक्त विकिरण उनको अवशोषित करता है। और यह ताप व्युत्क्रमण के लिए होता है, उत्तरदायी है, चूंकि जो समताप मंडल में ताप व्युत्क्रमण होता है उसका कारण यह है कौन? ओजोन, क्योंकि यही क्या करता है कि इन परावैगनी विकिरण को अवशोषित करता है, जिससे टेम्परेचर क्या होती है? बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आइए हम लोग 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बायोस्फीयर रिजर्व, इनको उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपको क्या करना है? व्यवस्थित करना है। अच्छा, अब यहां पे दिया हुआ है, हमको पता है कि नंदा देवी कहां पे दोस्तों? अच्छा चलिए, आपको कुछ नहीं पता होगा तो नंदा देवी तो पता ही होगा। नंदा देवी हमको पता है कि उत्तराखंड में है। अभी चूंकि नंदा देवी का ग्लेशियर फटा था इसलिए याद भी होगा आपको, और ये करेंट का बन गया है तो इंपॉर्टेंट भी है। अगस्त मलाई मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, केरल में है, एक उत्तर में है और एक दक्षिण में है, साउथ में है, एक नॉर्थ में है। अब अरेंज कर देंगे अगर, तो एक पहले नंबर पे और 4 लास्ट नंबर पे, तो केवल ऑप्शन नंबर सी सही है। लेकिन आइए मैं आपको सारे बायोस्फीयर रिजर्व को समझा देता हूं ठीक से। मैं यहाँ पे एक चार्ट बना के तैयार कर लिया हूँ, इसको भी आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। मैं जो भी कर सकता हूँ उसको लेके मैं तैयार हूँ। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको शेयर करके सपोर्ट करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए आप लोग नंदा देवी ध्यान से देखेंगे। नंदा देवी देखिए यहाँ पे लिखा है उत्तराखंड में, अगर आपको दिखेगा यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे उत्तराखंड लिखा हुआ है और ये उत्तराखंड है। अब आपको हमको बताइए कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ? कब अलग हुआ चलिए बता दीजिए, ठीक है। आप ध्यान देंगे। अब सेकेंड अगर देखिए यहाँ पे पंचमढ़ी लिखा हुआ है, पंचमढ़ी आप देखिए इसकी लोकेशन ये है और ये एरिया किसका है? मध्य प्रदेश का एरिया है। तो पंचमढ़ी कहाँ हो गया? मध्य प्रदेश में हो गया। इसके बाद से आएंगे नीलगिरी पे। नीलगिरी देखिए उसका एरिया ये है, मैं इसको गोला करता हूँ, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखेंगे, अगर ध्यान से, तो आप देखेंगे कि यही क्या है? कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल का बॉर्डर भी है। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल का बॉर्डर है। और यहीं पे है क्या? यहीं पे नीलगिरी स्थित है। यानी नीलगिरी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे स्थित है। उसके सबसे नीचे क्या है? अगस्त्य मलाई है। अगस्त्य मलाई का पे देखिए यहाँ पे केरल में स्थित है। और उम्मीद करते हैं ये चारों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बायोमंडल रिजर्व जो अन्य है, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन हो सकते हैं। नॉर्थ से साउथ में अरेंज कर दिया हूँ। आप लोग क्या करिए, ईस्ट से वेस्ट थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे आप लोग देखिए, अब यहाँ पे अगर आप लोग वेस्ट से ईस्ट जा रहे हैं, वेस्ट से ईस्ट, तो आप लोग देखेंगे, मैं इसको किसी और कलर से करता हूँ, ब्लैक से नहीं, रेड से कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे नीलगिरी सबसे वेस्ट हो गया। इसके बाद से आंध्र प्रदेश का जो शेषाचलम है वो हो गया। आंध्र प्रदेश के शेषाचलम के बाद से उड़ीसा का सिमलीपाल हो गया। उड़ीसा के सिमलीपाल से और भी ईस्ट जाएंगे तो सुंदरवन हो गया। सुंदरवन से थोड़ा सा और ईस्ट जाएंगे तो क्या हो गया? मेघालय का नोकरेक हो गया, ठीक है। और भी थोड़ा सा ईस्ट जाएंगे तो क्या हो गया? असम का मानस हो गया। इस तरह से आप लोग को पूरा दिख गया, ठीक है। आगे थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो क्या हो गया? डिब्रू साइखोवा, खोआ हो गया, कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का।
तो इस तरह से आप लोग थोड़ा ईस्ट से वेस्ट भी देख लिए, आप लोग थोड़ा ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। किसी भी चीज को मैप में क्या करना होता है, एक बार नॉर्थ से साउथ थोड़ा अरेंज कर लेना होता है, एक बार साउथ से ईस्ट से वेस्ट। अब देखिए यहाँ पे सबसे साउथ में क्या है, तो सबसे साउथ का एक दो याद कर लीजिए। सबसे साउथ में क्या है, डिब्रू साइखोवा है, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद से क्या है, मानस है, कहाँ पे, असम में है। और मेघालय कहाँ पे है, नोकरेक। नोकरेक कहाँ पे, मेघालय में है। इसको याद कर लीजिए, यानी नोकरेक सबसे इनमें से वेस्ट हो गया। नोकरेक के बाद से क्या हो गया, नोकरेक के बाद से और ईस्ट जाएंगे, तो ईस्ट जाने पे आपका हो जाएगा दिहांग, एक सेकेंड, मानस, क्योंकि असम में है मानस, तो मानस जय मंडल रीजन हो जाएगा मानस। उसके बाद से क्या हो जाएगा, डिब्रू, डिब्रू साइखोवा, डिब्रू साइखोवा। आप लोग इस तरह से भी वेस्ट टू ईस्ट इसका याद कर लीजिए। अब आपको मैच करने के लिए देगा ईस्ट टू वेस्ट, तो आप इजीली यहां से मैच कर लेंगे, ठीक है। नोकरेक कहाँ पे, आप लोग फिर से बताइए हम लोग को, तो नोकरेक मेघालय में है, मानस कहाँ पे है, असम में है, डिब्रू साइखोवा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 78। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कितनी मेहनत लग रही है। देखिए अपने इतने डीप में जाके आप लोग को पूरी तरह से प्रैक्टिस कराई जा रही है ताकि कहीं भी चूक ना हो, ठीक है। यूपीएससी हिंदी बिल्कुल जो काम कराती है पूरे मनोबल के साथ कराती है, क्योंकि हम लोग भी एक एस्पिरेंट ही हैं, ठीक है। हम लोग को पता है कि बेसिकली कमियां कहाँ रह जाती हैं। तो कोशिश करिए यार कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। आप देखिए जितना आप लोग कह रहे हैं कि साइंस का चला स्टार्ट कर दीजिए, इकोनॉमिक्स का स्टार्ट कर दीजिए, और भी पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं यार। साइंस की, इकोनॉमिक्स की तभी ना स्टार्ट करेंगे जब हम लोग को लगेगा यार कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी से वो सपोर्ट नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। आप देखेंगे इतनी बकवास यूट्यूब पे डिस्कशन हुआ है और 10-10 लाख उसके व्यू हैं, ठीक है। यार 10 लाख नहीं, कम से कम कुछ तो हो जाए, मतलब हम ये नहीं करें कि लाख में जाए यार, एक फील बननी चाहिए यार कि सामने वाला को पसंद आ रही वीडियो। आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए, ठीक है। कुछ और क्वालिटी इंप्रूव कराना चाहते हैं तो आप लोग जरूर बताइए, बस टाइम वाली शिकायत मत करना यार, क्योंकि देखो मैं कहीं बकवास करता नहीं हूँ। बकवास ना करने की वजह से क्या हो रहा है कि जब समझाने में ही टाइम जा रहा है तो आपका जा क्या रहा है, ठीक है। तो धैर्य बना के सीधा काम करिएगा, मतलब वीडियो देखिएगा। 78 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 78 नंबर क्वेश्चन है, और यार ईमानदारी से यार बिल्कुल कसम है शेयर कर दो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से गैस अम्ल वर्षा हेतु उत्तरदायी है। अम्ल वर्षा हेतु उत्तरदायी गैस पूछ रहा है, कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा एक क्वेश्चन जो स्मॉग वाला था वो बताना था मेरे को, मैं भूल गया हूँ, ठीक है। कहाँ पे मैं पूछा था आप लोग से, एक ही पूछा था ना आप लोग से, स्मॉग पूछा था मैं, मिल जा भाई। 21 इतना 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 कॉप 21 यार, स्मॉग तो दिख नहीं रहा है, लेकिन मुझे पता है कि मैं पूछा था। चलिए मैं स्मॉग बता देता हूँ आप लोग को, दिखे या ना दिखे। स्मॉग क्या होता है, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोकार्बन ऑक्साइड के निष्कासन से उत्पन्न धुआं है, उत्पन्न धुआं है। इस चीज को ध्यान रखना है, ये आपका स्मॉग है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, चूंकि मैं इसको पूछा था मैं बताना भूल गया था। अब आते हैं हम लोग 78 नंबर क्वेश्चन पे। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अम्ल वर्षा हेतु कौन उत्तरदायी है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक्चुअली इसके लिए सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 भी उत्तरदायी है, और इसके लिए जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये दोनों, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये भी क्या है कि उत्तरदायी है। होता क्या है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, तो वायुमंडल में चूंकि जलवाष्प है यानी और ऑक्सीजन है, तो क्या होता है कि इनसे रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन बेसिकली ये क्या होते हैं कि HNO3 और H2SO4 बना लेते हैं, ठीक है। और यही क्या होते हैं कि अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं। तो यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है, यही क्या है कि अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। तो 1 और 2 इसका सही है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है। 79 यानी सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, करण निम्नलिखित में से कौन ताजे जल की मात्रा का सबसे बड़ा स्रोत है। ध्यान देंगे,
धरती पे क्या है कि केवल 3% ताज़ा जल उपलब्ध है, बाकी सब ताज़ा जल नहीं है। और जो ताज़ा जल है उसमें हिमनद का रोल कितना है? 2.3%। 2.3% क्या है? ध्रुवीय बर्फ है, हिमनद के तौर पे है, ठीक है। तो हिमनदों के रूप में सर्वाधिक मौजूद है, तो इसका ऑप्शन तो आपको मिल गया। इसके बाद से जो स्थान आता है वो भूजल का आता है 0.66%। तो उम्मीद करते हैं ये आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 80 नंबर, सिटीज के बारे में कर रहे हैं। सिटीज कन्वेंशन, ध्यान देंगे, जो सिटीज कन्वेंशन है यह एक अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। बेसिकली इसका लक्ष्य क्या है? ये क्या करता है? अब देखिए, जो वन्य जीव और पादपों का क्या देखेंगे, अवैध धंधा होता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार खूब होता है, मांग चूंकि बहुत ज्यादा है तो अवैध धंधा होता है खूब इसका। तो ध्यान दीजिए, इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण क्या होता है कि प्रायः कुछ प्रजातियों पे, चाहे वो जंतु हो या पादप, उन पे संकट उत्पन्न हो जा रहा है। तो ये सुनिश्चित करता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से किसी वन्य जीव या पादप के उत्तरजीविता पर संकट ना उत्पन्न हो, उत्तरजीविता पर संकट ना उत्पन्न हो। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। सेकेंड बात ध्यान देना है। सेकेंड बात क्या बोल रहा हूं मैं कि जो सिटीज है, सिटीज की जो संबंधित पक्ष है, यानी जो राज्य इससे संबंधित हैं, उनके ऊपर यह कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है। जो इसकी सुझाव है या जो भी इसके मामले हैं जो इसमें बोला जाता है, वो सब पे क्या है, कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है। क्योंकि इसका काम क्या है कि ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड से, अंतर्राष्ट्रीय मांग से कहीं ऐसा ना हो कि जीव और पादप क्या हो कि जैव विविधता समाप्त हो जाओ और ये टोटली पूरी तरह से खत्म हो जाए। क्योंकि जैव विविधता बना रहना पर्यावरण के लिए और मानव के अस्तित्व के लिए, दोनों के लिए बहुत जरूरी है। अब आगे हम लोग ध्यान देंगे, जो सिटीज है दोस्तों, जो सिटीज है, मैं पूरी चीज आपको समझाते चल रहा हूं। जो सिटीज है, सिटीज का जो मसौदा था वो आयुसियन यानी हम लोग कह सकते हैं विश्व संरक्षण संगठन, विश्व संरक्षण संगठन, आयुषियन के सदस्यों की जो 1963 में बैठक थी, इसी में संकल्प द्वारा इसको तैयार किया गया था। यानी तैयार कहां किया गया था? 1963 में। लेकिन ये प्रभावी होते होते इसको बहुत समय लग गया। प्रभावी कब हुआ? तो प्रभावी ये हुआ आपका 1 जुलाई 1975 को। अब हम लोग स्टेटमेंट पे आते हैं। कह रहा है इसका उद्देश्य क्या है? इन सिटू संरक्षण है। इन सिटू संरक्षण नहीं है, केवल अवैध व्यापार पर नियंत्रण है, ताकि जो जैव विविधता है, यानी जो पादप हैं, जो जंतु हैं, वो उन पे संकट ना आ जाए। तो पहला तो गलत हो गया, पहला गलत हो गया, इसी से आपको आंसर मिल गया, क्योंकि दूसरा सही हो गया। आगे कह रहा है कि इसे हाल ही में पेरिस क्लाइमेट कन्वेंशन में अपनाया गया। तो आप लोग देख सकते हैं इसको कितना पुराना अपनाया गया है, हाल ही में का कोई सवाल है ही नहीं। तो इस तरह से आज का 80 नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है। कल मिलते हैं 5वीं क्लास के साथ। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। तो यार व्यस्त रहो, मस्त रहो, धन्यवाद।